हेलो स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था मुक्ता संवर्धन, पीरियल कल्चर, मोती पालन। तो उसमें अब हमारा टॉपिक ये आता है कि सीपी जो होती है उसमें मोती जो है वो कहाँ पर मतलब कि निर्मित होती है, मतलब कि सीपी में मोती का निर्माण कहाँ होता है, सीपी के शरीर में जो मोती बनती है वो कहाँ बनती है। तो हमारा टॉपिक है सीपी में मुक्ता निर्माण करने वाली संरचना, मतलब मोती का निर्माण करने वाली संरचना कौन सी होती है। देखो, जो सीपी होती है उसका जो कवच होता है, कवच के नीचे प्रावर झिल्ली पाई जाती है। ये सीपी का कवच है। पेरियोस्ट्रिकम और पेरीमेटिक मतलब परिकवच वाला जो क्षेत्र है, इसके नीचे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक प्रावर जो झिल्ली होती है वो पाई जाती है, जो उपकला कोशिका से निर्मित होती है। ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, ये प्रावर झिल्ली होती है और ये उपकला कोशिका से निर्मित होती है। और ये झिल्ली, ये वाली नंबर 3 वाली, ये वाली झिल्ली जो होती है वो एक नेक्रे नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव करती है। नेक्रे नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव करती है जिससे मोती का निर्माण होता है। तो जो सीपी होती है ये इसका कवच हो गया, पेरियोस्ट्रिकम और पेरीमेटिक, ये दोनों पेरियोस्ट्रिकम और पेरीमेटिक। उसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है ये प्रावर झिल्ली होती है, और ये जो प्रावर झिल्ली जो होती है ये उपकला कोशिका से निर्मित होती है। और ये झिल्ली एक रासायनिक पदार्थ नेक्रे का स्राव करती है, ये वाली झिल्ली नेक्रे का, और जिससे मोती का निर्माण होता है। तो जो सीपी जो है उसकी संरचना में, मतलब कि जो पूरी सीपी की यदि हम संरचना की बात करते हैं तो उसमें निम्न संरचनाएं होती हैं। नंबर 1 पर आता है पेरियोस्ट्रिकम लेयर, पेरियोस्ट्रिकम लेयर परिकवच परत। नंबर 1 पर आता है परिकवच परत। देखो इसमें होता क्या है, ये सीपी का सबसे बाह्य भाग होता है, सबसे आउटर लेयर होती है सीपी की, सबसे बाह्य भाग होता है जो रक्षात्मक कवच की भांति कार्य करता है, मतलब जो एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, पेरियोस्ट्रिकम परिकवच। और ये जो सीपी का जो बाह्य कवच है पेरियोस्ट्रिकम, ये बना होता है कॉन्चियोलिन से, ये बना होता है कॉन्चियोलिन से। कॉन्चियोलिन एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसका बना होता है। और ये वाली जो लेयर होती है ये सीपी की क्या करती है, सुरक्षा करती है। उसके बाद नंबर 2 जो है उस पर आता है प्रिज्मी स्तर, यानी कि पेरीमेटिक लेयर। प्रिज्मी स्तर आता है नंबर 2 पर, पेरीमेटिक लेयर यानी कि प्रिज्मी स्तर। ये वाला जो स्तर होता है ये पेरियोस्ट्रिकम जो होता है यानी कि परिकवच जो होता है उसके नीचे की तरफ होता है। और ये जो है ये बना होता है कैल्शियम की प्लेट का, कैल्शियम की जो प्लेट होती हैं उनका बना होता है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है मुक्ताव स्तर, पीरल यानी कि मुक्ताव लेयर, मतलब कि स्तर या फिर नेक्रियस लेयर इसे बोल सकते हैं। मुक्ताव जो स्तर होता है, ये वाला जो क्षेत्र है ये मुक्ताव स्तर, ये क्या करता है, इसको मदर ऑफ पीरल भी बोला जाता है। इस स्तर को, ये वाला जो स्तर है इसको मदर ऑफ पीरल भी बोला जाता है, मदर ऑफ पीरल भी बोला जाता है, क्योंकि इस स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं ये नेक्रे का स्राव करती हैं, नेक्रे। और नेक्रे जो मैंने अभी आपको बताया कि नेक्रे जो है उससे किसका निर्माण होता है, मोती का निर्माण होता है। इसलिए पीरल जो लेयर होती है या नेक्रियस जो लेयर होती है इसको मदर ऑफ पीरल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस लेयर की कोशिकाएं नेक्रे का स्राव करती हैं, और नेक्रे किसका निर्माण करता है, मोती का निर्माण करता है। अब देखो मोती का निर्माण होता कैसे है। मोती का निर्माण
होता कैसे है? देखो, सबसे पहले मोती का निर्माण जो है ना, मोती का निर्माण की क्रिया मतलब कि कोई भी सबसे पहले होता क्या है कि ये जो लेयर होती हैं, ये पेरियोस्टिकम, पेरीमेटिक, पियरल और मेंटल वाली, ये जो लेयर होती हैं, इन लेयर में सबसे पहले कोई भी क्या करता है, बाह्य कारक जो होता है वो प्रवेश करता है। कोई भी बाह्य कारक, यानी कि सबसे पहले बाह्य कारक जैसे इसमें एंटर करेगा, बाह्य कारक के रूप में कोई भी परजीवी हो सकता है, बाह्य कारक के रूप में कोई भी परजीवी हो सकता है, कोई भी मिट्टी जो है उसके कण हो सकते हैं, और कोई भी शैवाल हो सकता है। ये क्या करते हैं, एंटर करते हैं किसमें, सीपी के अंदर। और जब ये बाह्य कारक सीपी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके जब प्रावर गुहा में प्रवेश कर जाते हैं, ये वाली इस गुहा में, प्रावर गुहा में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो प्रावर गुहा की जो उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं, इसको चारों तरफ से घेर लेती हैं। इसको क्या कर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती हैं। जब बाहर से कोई भी परजीवी, मिट्टी या शैवाल के कण इस प्रावर गुहा में प्रवेश करते हैं, तो प्रावर गुहा की कोशिकाएं इसको चारों तरफ से क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं। उसके बाद उपकला कोशिका के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है। ये उपकला की कोशिकाएं एक रासायनिक पदार्थ का स्राव करती हैं जिसे बोला जाता है नेक्रे। जिसे क्या बोला जाता है, नेक्रे। और नेक्रे जो होता है, ये जो बाह्य पदार्थ जो बाहर से आया है उसको चारों तरफ से लगातार क्या करती रहती हैं, चारों तरफ से उसके घेरती रहती हैं, और चारों तरफ लगातार किसका निर्माण होता जाता है, नेक्रे का निर्माण होता जाता है। और इस प्रकार से एक गोलाकार श्वेत चमकीली संरचना बनती है। इस प्रकार से एक गोलाकार श्वेत चमकीली संरचना का निर्माण होता है। और नेक्रे में 90%, इस नेक्रे में 90% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो बाह्य कारक के चारों तरफ इकट्ठा हो रही है जो लेयर नेक्रे, उसमें 90% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुक्ता संवर्धन की टेक्निक, मतलब कि मुक्ता जो संवर्धन है उसकी तकनीकी कौन कौन सी होती हैं, मतलब कि उसको किस प्रकार से पकड़ा जाता है, किस प्रकार से मोती जो है उसको प्राप्त किया जाता है, और कब प्राप्त करते हैं, कौन से मौसम में प्राप्त करते हैं। तो देखो, सबसे पहले नंबर एक पर आता है सीपियों का एकत्रण। जो सीपी होते हैं, सीपियों का एकत्रण नंबर एक पर। इसमें होता क्या, देखो, सबसे पहले मुक्ता संवर्धन में, यानी कि पीरल कल्चर, सबसे पहले मुक्ता संवर्धन में क्या होता है, अच्छी जाति की जो मतलब सीपी होती है, अच्छी जाति की जो सीपी होती हैं, इनको इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, सबसे ज़्यादा मोती, सबसे श्रेष्ठ मोती होता है लिंगा। और जो लिंगा मोती जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, वो प्राप्त किया जाता है पिंगटेडा मरेटेंसाई जो है उस जाति से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ मोती लिंगा मोती जो प्राप्त किया जाता है पिंगटेडा मरेटेंसाई से। तो सबसे पहले सीपियों का जब एकत्रण करते हैं नंबर एक पर, तो सबसे पहले जो सीपी होती है अच्छी, मतलब कि जाति वाले जो सीपी हैं उसको एकत्रित किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि नाव के द्वारा वो समुद्र में जाते हैं। नाव में बैठकर कहाँ जाते हैं, समुद्र में। और वहाँ पर जहाँ उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर जो सीपी होती हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले श्रेष्ठ जाति जो होती है उसको कलेक्ट करते हैं, उसका चयन करते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, नाव में बैठकर समुद्र में जाते हैं, और समुद्र में उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर सीपी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। उसके बाद
गोताखोर क्या करते हैं, समुद्र में गोता लगाते हैं। अब सीपी को पकड़ने पहली बात नाव में बैठकर जाएंगे जहां पर सीपियों की संख्या ज्यादा होगी। इसके अलावा जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर उस क्या करते हैं, समुद्र में गोता लगाते हैं और एक बार में लगभग 2 से 10 तक सीपी जो है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो इस तरीके से वो बार बार क्या करते हैं, गोताखोर गोता लगाते हैं और अनेक सीपियों को एकत्रित कर लिया जाता है। इसके अलावा जापान के अंदर यह कार्य जो होता है, मतलब कि सीपियों को एकत्रित करने का, ये कार्य विशेष लड़कियों के द्वारा होता है, विशेष लड़कियों के द्वारा किया जाता है। सीपी को एकत्रित करने का कार्य जो होता है जापान में, वो किसके द्वारा होता है, लड़कियों के द्वारा होता है। देखो क्योंकि ये जो पीरियल कल्चर जो है, मुक्ता संवर्धन जो है, ये स्टार्ट अभी कहाँ से हुआ था, जापान से हुआ था। और जापान के अंदर एक व्यक्ति था कोकिची मिकोमोटो। उसने 1890 में एक छोटा सा जो टापू का नाम था टाबा, वहाँ से क्या किया था, मुक्ता जो उद्योग है उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसीलिए कोकिची मिकोमोटो को मुक्ता उद्योग के जनक भी कहा जाता है। तो मुक्ता संवर्धन जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जापान से हुई थी। और जापान में सीपी को एकत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लड़कियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये तो हो गया नंबर 1 पर सीपी को एकत्रित करने का। नंबर 2 पर आता है नाभिक निवेशन। नंबर 2 पर आता है नाभिक निवेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो नाभिक निवेशन के रूप में इसका मतलब ये होता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी बाह्य कारक प्रवेश करता है प्रावर गुहा में, फिर उसके चारों तरफ नैक्रे क्या हो जाता है, जमा होने लगता है और एक बहुत ही मोटी चमकीली संरचना का निर्माण कर लेता है जिसमें 19% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यानी कि बाहर से कौन आया, कोई भी बाह्य कारक, कोई भी परजीवी, कोई भी मिट्टी का कण, कोई भी शैवाल, और उसकी चारों तरफ क्या जमा हो गया, नैक्रे जमा हो गया। तो मोती जो बनेगी वो किसके चारों तरफ बनेगी, सबसे पहले बाहर से कोई भी कोई भी बाहर से परजीवी, शैवाल, मिट्टी का कण जो है वो एंटर करता है और फिर उसके चारों तरफ क्या बनती है, एक नैक्रे की परत बनती है। तो वहां पर जो बाह्य कारक जो आया है, कोई बाह्य परजीवी, कोई मिट्टी या कोई भी शैवाल, वो एक नाभिक का काम करता है। और निवेशन का मतलब कि प्रवेश करना। नाभिक का काम कौन करता है, कोई भी बाह्य कारक। तो नाभिक निवेशन क्या होगा, देखो नाभिक के रूप में सामान्यतः कोई भी बाह्य पदार्थ जो है उसको चुना जा सकता है, लेकिन सामान्यतः जो कवच होता है, कवच, उस कवच के टुकड़े को चुना जाता है। कवच के टुकड़े का उपयोग जब हम आर्टिफिशियल रूप से नाभिक निवेशन करवाते हैं, मतलब कि कृत्रिम रूप से हम जब खुद करवाते हैं, मतलब कि मोती खुद प्राप्त करते हैं, तो बाहर से हम क्या करते हैं, सबसे पहले कवच के टुकड़े को प्रवेश करवाया जाता है मोती के, सीपी के शरीर में। सबसे पहले नंबर 1 पर सीपी को पकड़ा जाएगा। पकड़ने के बाद उसके शरीर में कोई भी एक कवच जो है उसका टुकड़ा क्या करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। अब ये कवच का टुकड़ा प्रवेश करवाते कैसे हैं, यानी कि नाभिक निवेशन करवाते कैसे हैं, ये करवाते हैं एक विधि के द्वारा, और उस विधि का नाम है निशिकोष। निशिकोष एक विधि है, इसका नाम है, जिसके द्वारा इस बाह्य जो कारक होता है, बाह्य पदार्थ होता है, उसको क्या करवाया जाता है, एंटर करवाया जाता है, किसमें, सीपी के अंदर। तो होता कैसे, देखो सबसे पहले हमने सीपी को कलेक्ट किया, एकत्रित किया।
सीपी को कलेक्ट करके सबसे पहले उसको ठंडे पानी में डालते हैं, और ठंडे पानी में डालने के बाद उसे डालते हैं गर्म पानी में, यानी कि कंटिन्यू लगातार रूप से एक बार ठंडे पानी में और एक बार गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे सीपी जो होती है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए कि सीपी जो होती है इस पर कपाट होते हैं, कपाट, और ये कपाट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जब इसको गर्म पानी में ठंडे पानी में कंटिन्यू मतलब कि अल्टरनेट डाला जाता है तो इनके जो कपाट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही इनके जब कपाट ओपन होते हैं, जैसे मान के चलो कि ये संरचना है और इसके जैसे कपाट क्या होते हैं, ओपन होते हैं जी, बीच वाले। जैसे ही कपाट ओपन होते हैं तो इसके बीच में एक बांस की लकड़ी लगा दी जाती है या बांस का कोई टुकड़ा, जिसके कारण ये वापस से बंद ना हो, मतलब कि खुले रहें। मतलब कि इनको ओपन रखने के लिए बीच में क्या किया जाता है, बांस का एक छोटा टुकड़ा लगा दिया जाता है ताकि ये कपाट क्या रहें, ओपन रहें। जब ये ओपन रहते हैं तो क्या होता है कि सीपी जो है उसकी प्रावर झिल्ली में, सीपी की प्रावर झिल्ली कहाँ होगी, नीचे की तरफ। देखो सबसे ऊपर की कौन कौन सी लेयर है, पेरियोस्ट्रिकम, पेरिमेटिक। इनमें क्या क्या सबसे पहले कपाट ओपन होते हैं, ये क्या हो गए, ओपन हो गए। और जैसे ही ओपन होते हैं तो क्या किया जाता है, नंबर 3 पर आती है प्रावर झिल्ली, इसमें चीरा लगाया जाता है। थर्ड लेयर में क्या किया जाता है, चीरा लगाया जाता है, ठीक है। और चीरा लगाकर उसके अंदर नाभिक जो होता है उसको स्थानांतरित किया जाता है। नाभिक के रूप में कोई भी बाह्य कारक हो सकता है, ठीक है। और बाह्य कारक के रूप में किसको लिया है, कवच को। तो यानी कि सबसे पहले बांस के टुकड़े इसमें फंसा दिए, फंसाने के बाद सबसे मतलब कि जो तीसरी लेयर होती है ना, प्रावर जो गुहा होती है, उसमें चीरा लगाया जाता है। और चीरा लगाने के बाद इस नाभिक को यानी कि कवच को क्या करवाया जाता है, निवेशित मतलब प्रवेश करवाया जाता है, ठीक है। और ये क्रिया, नाभिक निवेशन की क्रिया मात्र 3 मिनट में हो जानी चाहिए, सिर्फ 3 मिनट में पूर्ण हो जानी चाहिए। यदि 3 मिनट से ज्यादा का समय लगता है तो नाभिक निवेशन की क्रिया असफल हो जाएगी। यदि समय 3 मिनट से ज्यादा का लग रहा है तो नाभिक निवेशन क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो नाभिक निवेशन की क्रिया में सिर्फ कितने समय लेना चाहिए, 3 मिनट का। अब नाभिक का निवेशन हो गया नंबर 2 पर। उसके बाद नंबर 3 पर आता है नाभिक निवेशन के बाद उसका संवर्धन। संवर्धन यानी कि कैसे करते हैं संवर्धन, देखो नाभिक निवेशित हो गया मतलब कि बाह्य कारक जो सीपी है उसके शरीर में एंटर करवा दिया। करवाने के बाद क्या करते हैं, सीपी को एक पिंजरे में रखा जाता है। जो सीपी होती है उनको किस में रखा जाता है, पिंजरे में, और उसको समुद्र में लगभग 6 मीटर की गहराई में छोड़ दिया जाता है। पिंजरे में क्या किया जाता है, रखकर समुद्र में 6 मीटर की जो गहराई होती है उसमें छोड़ दिया जाता है, मतलब कि उसमें लटका दिया जाता है। और लगभग 6 से 7 दिन के बाद, 6 से 7 दिन के बाद जो मतलब कि घाव हुआ था चीरा लगाने से, वो घाव भर जाता है। लगभग 6 से 7 दिन में वो घाव क्या हो जाता है, भर जाता है। इसलिए 6 से 7 दिन के बाद सीपीओ को निकाला जाता है। निकाल कर उनका परीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। यदि कोई सीपी मर जाती है, निरीक्षण करते समय यदि कोई सीपी मरी हुई मिलती है तो उसे क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सीपी मतलब कि नष्ट हो गई, खराब हो गई या मर गई, उसको तो अलग कर देंगे। बाकी बची हुई सीपियों को वापस उस पिंजरे में रखकर समुद्र में लगभग 3 से 6 साल तक उसमें पानी में लटका कर रखा जाता है। तो काफी समय लगता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका संवर्धन। संवर्धन करने के बाद नंबर 4 पर आता है मोती प्राप्त करना। मोती प्राप्त करना, मोती कैसे प्राप्त किया जाता है, देखो मोती बनने के पश्चात सीपी जो है, अब मोती बनेगी लगभग 3 से 6 साल का समय लगेगा। बनने के पश्चात उसको निकाला जाता है। निकालकर सीपी के जो कपाट होते हैं, जो कपाट
उनको खोला जाता है और खोलकर उनसे मोती को निकाला जाता है। मोती निकालने की जो क्रिया होती है, मोती निकालने का जो कार्य होता है, वो लगभग दिसंबर से फरवरी माह में किया जाता है और मोती को निकालने के पश्चात उनको साबुन से धोया जाता है। हम बात करते हैं मोती की रासायनिक संगठन की। रासायनिक संगठन मोती जो है उसमें बताया सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट 90% होता है। कार्बनिक पदार्थ होते हैं 3.5 से लगभग 6% तक। जल होता है लगभग 3 से 4% और बाकी जो बच गए अन्य पदार्थ ये होते 0.1 से 0.8%। ये है मोती का रासायनिक संगठन, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इस तरीके से जो सीपी होती है उसको पकड़ के, उसको एकत्रित करके, नाभिक को निवेशित करवा के, उसका संवर्धन करके मोती प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था मुक्ता संवर्धन, यानी कि